ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं एकांकी के अगले तत्व पात्र के विषय। जो एकांकी में पात्र तत्व है वो एकांकी का एक अनिवार्य अंग है। और क्योंकि कथानक का विकास पात्रों के माध्यम से होता है, इसलिए ये भी आवश्यक है कि कथा वस्तु की बनावट में पात्रों की अपरिहार्य भूमिका होनी चाहिए और पात्रों का चरित्र कथा वस्तु के माध्यम से विकसित होना चाहिए। इसी के साथ साथ पात्र और चरित्र, क्योंकि एक ही तत्व के रूप में अधिकांशों ने पात्र और चरित्रण दोनों को एक साथ रखा है। राम गोपाल सिंह चौहान ने इसे कथा तत्व के अंतर्गत ही माना है। उनके अनुसार चरित्र चित्रण कथा का एक मूल अंग है, मूल हिस्सा है। चरित्र चित्रण नहीं है तो कथा निर्जीव है। संस्कृत साहित्य में भी नेता के अंतर्गत ही चरित्र चित्रण माना गया है। वास्तव में संस्कृत नाटकों के पात्र केवल टाइप्स हुआ करते थे, उनकी चारित्रिक विशेषताओं का परिसीमन था। जितने भी नाटकों के पात्र थे उनके अलग अलग विभाग होते थे। चारित्रिक विशेषताओं के रूप में उनका एक परिसीमन था, एक सीमित अवस्था थी। नायक का चरित्र धीर, ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत एवं धीरोदात्त आदि सीमाओं में बंधा हुआ होता है। और इसी के साथ साथ तो जो पात्र होते थे वो उसका पात्रों के साथ साथ उनका चरित्र चित्रण एक मूल अंग है। संस्कृत साहित्य में हालांकि नायक का चरित्र धीर, ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत एवं धीरोद्धत इन सीमाओं में बंधा हुआ था। यानी कि संस्कृत साहित्य के अनुसार नायक 4 प्रकार का बताया गया है। एक है धीर ललित, एक है धीरोदात्त, एक है धीर प्रशांत और एक है धीर। तो ये 4 रूपों में बंधा हुआ जो नायक है वो अलग अलग रूपों को धारण करता हुआ इन गुणों के आधार पर नाटक का नायक होता है। विट, विदूषक आदि भी पात्रों के ही एक प्रकार है। नायिकाएं स्वकीय, परकीय तथा सामान्य इस दृष्टि से अलग अलग है, जो अपने विशेष चरित्र को प्रस्तुत करती है। नवीनता की उद्भावना उन पात्रों में संभव नहीं है, फिर भी कम से कम उन्हें नेता के अंतर्गत रखा है, कथा वस्तु के अंतर्गत नहीं। आज तो चरित्र चित्रण का वैसे ही जो महत्व है वो बहुत सर्वाधिक है, क्योंकि आज के पात्र जीवन के विविध क्षेत्रों से अपनी अपनी सामाजिक विशेषताओं को लेकर रंगमंच पर उतरते हैं। जनसाधारण के जीवन की अवतारणा करने वाले पात्र निर्जीव नहीं होते। वे अपनी चारित्रिक विशेषताओं से, अपने अभिनय से, संवाद से, इन सब से परिचित कराते हैं जो भी उनके दर्शक हैं उनको। तो ये जो पात्र हैं ये अभिनय के द्वारा, संवाद के द्वारा, चारित्रिक विशेषताओं के द्वारा दर्शकों को स्वयं से जोड़ते हैं। तो श्रेष्ठ नाटकों में चरित्र तत्व का सबसे अधिक बोलबाला है और जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने भी मुक्त कंठ से चरित्र चित्रण या पात्र की सत्ता को स्वीकार किया। तो जो पात्र हैं वो पात्र एकांकी नाटक में, उसकी कथा वस्तु की बनावट में एक अपरिहार्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। और तो ये जो पात्र हैं ये अपने व्यक्तित्व के द्वारा पूरे के पूरे एकांकी के कथा वस्तु को बांधते हैं और इनकी जो भूमिका है वो एकांकी नाटक में सर्वाधिक अपरिहार्य भूमिका है। पात्रों का चरित्र कथा वस्तु के माध्यम से विकास को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कथानक चरित्र का प्रतिफलन हो और चरित्र कार्य व्यापार से विकसित हो। जो मतलब के कथानक है वो चरित्र के प्रतिफलन के रूप में दिखाई दे और चरित्र कार्य व्यापार
विकसित हो, तो इस दृष्टि से आवश्यक है कि पात्र जो है वो जीवन से जुड़े, उनमें कार्यकलाप मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो पात्र है वो जिस भी पात्र का अभिनय कर रहा है उस अभिनय को स्वयं से जोड़कर चले। जब वो स्वयं से जोड़कर चलेगा तभी मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति संभव हो पाएगी। यानी कि जो एक स्वाभाविकता है वो उसमें उतर पाएगी। वो किसी काल्पनिक मायावी दुनिया के ना होकर वास्तविक मानवीय दुनिया के होने चाहिए। उनके गुण, स्वभाव, कार्य आदि सहज मानवीय होने चाहिए। और यदि उनके व्यक्तित्व या व्यवहार में कोई आकस्मिक परिवर्तन आता है तो वह भी कार्य कारण संबंध पर आधारित होना चाहिए। उनकी मनः स्थिति परिस्थितियों से उत्पन्न होनी चाहिए, वो कहीं आरोपित होती हुई दिखाई ना दे। पात्रों के सहज चारित्रिक विकास के लिए ये जरूरी है कि जो अभिनय है उस अभिनय में वास्तविकता आनी चाहिए। जहां तक पात्र के चयन का सवाल है तो किसी भी वर्ग से पात्रों का चयन किया जा सकता है। प्राचीन नाट्य में जो प्रथा थी कि प्रधान पात्र उच्च वर्ग का और कुलीन होना चाहिए। अभी बात जो कही कि जो नायक है वो धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोद्धत और धीर प्रशांत, इनमें से कोई सा हो सकता है। और इन चारों ही प्रकार के नायकों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। किंतु आधुनिक नाटक की इस तरह की रूढ़ी वादी जो परंपरा है वो उसे स्वीकार नहीं है, क्योंकि वह रचना के माध्यम से जीवन की यथासंभव यथार्थ प्रस्तुति करना चाहता है। एकांकी पढ़ते समय आपने देखा होगा कि पहले एकांकी कौमुदी महोत्सव के पात्र राजन्य वर्ग के हैं या राज कर्मचारी हैं। अन्य 3 एकांकियों के पात्र मध्यम वर्ग के हैं। गिरती दीवारें के पात्र सामंतीय वर्ग के हैं। एकांकी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होती। सामान्यतः पात्र 4-5 से ज्यादा नहीं होते, जिनमें से 1 या 2 प्रधान पात्र होते हैं, शेष गौण रह जाते हैं। नाटक में बहुधा प्रधान पात्रों का विरोधी पात्र भी होता है, जिसे प्रतिनायक कहा जाता है। जबकि एकांकी नाटक में प्रतिनायक का होना आवश्यक नहीं, क्योंकि संघर्ष 2 पात्रों के बीच होता है। तो ये जो पात्र हैं ये इन पात्रों में जो कुल मिलाकर यहाँ बात अभी कही हमने, इन पात्रों में चयन से भी पहले जो बात हमने कही कि एक सहज चारित्रिक विकास का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि चरित्र के विकास में सहजता, सरलता और स्वाभाविकता तभी संभव है जब उनमें परिस्थितियों को ऊपर से थोपा ना गया हो, वो परिस्थितियां उनकी मन से अनुभूत की गई हों और उत्पन्न हो, तभी उन पात्रों में वो सहज स्वाभाविकता दिखाई दे सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पात्रों के चयन। तो अभी हमने कहा था कि पात्रों के चयन के लिए जो पात्र हैं वो हमारे किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। ये बात अभी हमने कही, दोहराई कि वो चाहे क्या कहते हैं राजन्य वर्ग से हो या मध्यम वर्ग से हो या सामंतीय वर्ग से हो, उससे कोई ये किसी भी वर्ग के पात्र हो सकते हैं और इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 5 या 4 या 5 हो सकती है। प्रतिनायक की आवश्यकता नहीं होती है और मतलब एकांकी में प्रतिनायक का होना आवश्यक नहीं है कि वो हो ही, क्योंकि यह आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि संघर्ष 2 पात्रों के बीच से होता है और परिस्थितियों अथवा मना स्थिति का द्वंद्व भी होता है।
तो इसी तरह हास्य व्यंग समावेश के लिए किसी पात्र का होना भी एकांकी में जरूरी नहीं है कि कोई भी पात्र हो। हास्य व्यंग की सृष्टि प्रमुख या गौण पात्रों के माध्यम से अथवा परिस्थितियों के माध्यम से स्पष्ट की जा सकती है। जोक में हास्य व्यंग की सृष्टि प्रमुख पात्रों के माध्यम से पात्रों के चरित्र विकास, उनकी स्थिति, मनोविज्ञान, संस्कार और परिवेश उनके अनुकूल होना चाहिए। यानी कि वही बात अभी पीछे जो कही, स्वाभाविकता और विशिष्टता तभी संभव है जब पात्रों के चरित्र का विकास जैसी उनकी स्थिति है, जैसा मनोविज्ञान है, जैसे संस्कार है और जैसे परिवेश उसी के अनुकूल। मान लीजिए हम कोई कहानी ले रहे हैं, उसने कहा था एक कहानी, इसका उदाहरण दे रहे हैं, पात्र के लिए उदाहरण दे रहे हैं, उसमें जो है अमृतसर का वातावरण है, तो जो पात्र है पंजाबी दिखाया गया है, तो उस पंजाबी पात्र की भाषा भी पंजाबी होनी चाहिए। उसका जो अभिनय है, जो उसकी वेशभूषा है, जो उसके गुण है, वो भी जो है अपने उस वर्ग के अनुसार। तो यहाँ पर कहने का बात तात्पर्य यही है कि चरित्र का विकास तभी संभव है जब उस पात्र की जो दशा है वो उसकी स्थिति, मनोविज्ञान, संस्कार और परिवेश के अनुकूल होगी। पात्र मानवीय जीवन के हों ऐसे काल्पनिक आदर्श नहीं कि जीवन में असंभव लगे। हम जो भी पात्र अपने एकांकी नाटक में ले रहे हैं वो पात्र हमारे मानवीय जीवन से उठाए हुए होने चाहिए और ऐसे काल्पनिक आदर्श नहीं कि जीवन में असंभव लगे। यदि वे किसी आदर्श को स्थापित भी करते हैं तो स्वाभाविक ढंग से संस्कार और भावना एकांकी जो आगे पढ़ा जाएगा उसमें माँ का हृदय परिवर्तन बहुत ही बड़ी घटना है, किंतु इस आदर्श को इतने स्वाभाविक ढंग से विकसित किया गया है कि बिल्कुल यथार्थ के रूप में दिखाई देने लगता है। तो पात्रों के विषय में हमने समझा कि जो हमारे पात्र हैं वो हमारे सभी पात्र अपनी अपनी विशिष्टताओं को धारण करने वाले होने चाहिए। उन पात्रों में जो समय है, जो स्थिति है, जो परिवेश है, उसके प्रति अनुकूलता होनी चाहिए, उनकी भाषा के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए। और ये जो पात्र हैं ये अपने अपने गुणों के अनुसार जैसे मांगे गए हैं, प्रशांत है या धीरोद्धत है, ये इसके अनुसार रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो पात्रों के विषय में यही कही है कि जो ये पात्र हैं इन पात्रों का सरल और स्वाभाविक स्वरूप तभी दिखाई देता है जब इन पर किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं उनको थोपा नहीं जाता बल्कि उनको मन से अनुभूत किया जाता है, तभी ये संभव है कि पात्रों में